अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। In the previous lecture, we have studied the concept of two major economic problems, that was inflation and unemployment. We have studied their definition, how to measure inflation and unemployment, what are the types of inflation and unemployment, and the impact of unemployment on GDP, that is Okun's law, and who is hurt by inflation and who is unaffected by inflation. Today we are going to start the another economic problem, that is business cycle. Business cycle theory is another economic problem that may be faced by the countries or economies. The long run trend of the US economy is one of economic growth, but growth has been interrupted by periods of economic instability, usually associated with business cycle. जब भी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ पैटर्न पे रन होती है तो उसे फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है। हाँ, these fluctuations may be controlled by the different policies, और ऐसा ही होता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो सूटेबल पॉलिसीज अडॉप्ट करके जो है वो इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, इन फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं। ये जो फ्लक्चुएशन है ये बिजनेस साइकिल कहलाती हैं, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस कहलाती हैं, जिन्हें हम बिजनेस साइकिल थ्योरी में स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं वो इतनी सूटेबल पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट कर पाते, तो वो उन्हें ये बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन जो है वो फेस करना पड़ती हैं। ऑब्वियसली अगर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो, और इकोनॉमी ग्रो कर रहा होगा तो उसे इन फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ेगा। वो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन कहलाती हैं। लेट्स सी कि अगर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते तो ये किस तरीके से जो है वो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन जो है वो फेस करना पड़ती हैं। There are four phases of business cycle fluctuations. First one is peak or boom. Second one is recession. Third one is depression. Fourth one is recovery. ये फोर फेजेस हैं बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस के। इनमें से किसी भी पीरियड का किसी भी फेज का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की जाती तो फिर इन फ्लक्चुएशंस का जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा। अदरवाइज कंट्रीज या इकोनॉमीज की तो कोशिश होती है कि इन फ्लक्चुएशन से बचा जा सके, तो अगर वो कोई सूटेबल पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो फिर जो है वो किसी भी फेज से जो है वो बूम की तरफ मूव कर सकते हैं। Here you can see the diagram. This is growth trend which is positively sloped, और जब ग्रोथ ट्रेंड होगा तो फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ेंगी। इन फ्लक्चुएशन को हम बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन बोलते हैं। जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो पीक कहलाएगा, बूम कहलाएगा। डाउनवर्ड पॉइंट जो है वो रिसेशन कहलाएगा, और जो मिनिमम पॉइंट है वो ट्रफ और डिप्रेशन कहलाएगा। और इसके बाद जो अपवर्ड पॉइंट है दैट इज एक्सपेंशन, एंड अगेन द सेम वर्ड। So let's see what are the major characteristics of these four periods. इन फोर पीरियड्स में इकोनॉमी की क्या सूरत हाल होती है हम देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि इन फोर फेजेस में इकोनॉमी की क्या सूरत हाल होती है, उसको एनालाइज करते हैं। हमारा फोकस जो है वो मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर रहेगा, वो इंडिकेटर्स लाइक प्राइस लेवल, लाइक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक जीडीपी। हम जो है इन फोर फेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हमें पता हो कि इस फेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमारा जो फोकस है वो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर रहेगा, दैट इज इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। फर्स्ट वन इज पीक और बूम, दैट इज वेरी आइडियल फेज।
व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम। ये एक ऐसा फेज है जिसमें तमाम कंट्री की ख्वाहिश है कि वो पीक और बूम पीरियड में ही रहें, इसी फेज में रहें। जो नहीं है इस फेज में वो इसमें आना चाहते हैं। ये एक ऐसी आइडियल कंडीशन है व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज आर मैक्सिमम, प्राइस लेवल इज लाइकली टू राइज, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज नो cyclical unemployment, means economy is producing according to its potential, so that actual GDP is equal to the potential GDP। इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आपकी जीडीपी फिक्स है वो बढ़ ही नहीं रही, नहीं, एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के बराबर है, दोनों इंक्रीज कर रही हैं, आपकी पोटेंशियल जीडीपी बढ़ रही है। और चूंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, दैट्स व्हाई एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल टू द पोटेंशियल जीडीपी। So these are the ideal conditions, represents the characteristics of boom or peak period। Second phase of business cycle is recession। Firstly, we see the characteristics of recession, then we will study why countries or economies move from boom to recession period। The characteristics of recession are like price level is likely to decline, unemployment starts to rise, GDP starts to decline, and negative GDP gap is created। रिसेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में लाइक प्राइस लेवल जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो उससे नेगेटिव जीडीपी गैप क्रिएट होगा, मींस एक्चुअल जीडीपी इज लेसर देन द पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी इज लेसर देन द potential GDP, means economy is not producing according to its potential, it is producing less than the potential GDP, so negative GDP gap is created and GDP starts to decline। So these are the characteristics of recession। Now question rises here is that why economies are moving from boom or peak period towards recession period। कि इकोनॉमीज जो है वो मूव ही क्यों होती हैं बूम से रिसेशन की तरफ। ऑब्वियसली अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी अडॉप्ट ना की जाए तो वो मैं आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से रिसेशन की तरफ मूव होती हैं। जब इकोनॉमी जो है वो बूम पीरियड में होती है, बिजनेस एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अब देखें, फर्म जो कुछ एक्सपेक्ट करके प्रोड्यूस करती हैं वो सारे का सारा सेल नहीं होता। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंट्रीज जो है वो बूम पीरियड से रिसेशन में क्यों क्यों और कैसे मूव करते हैं। इकोनॉमी जो कुछ प्रोड्यूस करती हैं वो सारे का सारा मार्केट में सेल नहीं होता। फर्म जो कुछ प्रोड्यूस करती हैं, जो कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, सारे का सारा सेल नहीं होता, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। कुछ अनप्लान इन्वेंट्रीज बच जाती हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन बच जाता है, अनप्लान इन्वेंट्रीज बच जाती हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। वो जितनी ओवर प्रोडक्शन होगी नेक्स्ट ईयर फर्म्स उतना ही फिर वो कम प्रोड्यूस करती हैं। अब जितना वो कम प्रोड्यूस करेंगी उतने ही रिसोर्स अनएम्प्लॉयड होने पड़ेंगे, उतने ही रिसोर्स अनएम्प्लॉयड करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली उतनी ही जीडीपी भी कम होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर पीक से जो है वो आप रिसेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं वो एक और आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ की। जैसे यूएसए है, यूएसए जो है वो हर साल मिलियंस ऑफ टन वीट डिस्ट्रॉय करता है।
समुद्र में फेंक देता है, मिलियंस ऑफ टन। अगर वो ऐसा ना करे, देखें टेक्नोलॉजी बहुत है वहां पे। फार्मर जब वीट प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होती है। अब लेट्स सपोज अगर कोई पॉलिसी अडॉप्ट ना की जाए तो बहुत सारी ओवर प्रोडक्शन होती है। जब बहुत सारी ओवर प्रोडक्शन होगी तो प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएगी। जब प्राइसेस डाउन होगी फार्मर को लॉस होगा। फार्मर को लॉस होगा, फार्मर नेक्स्ट ईयर नहीं प्रोड्यूस करेगा। जब नेक्स्ट ईयर नहीं प्रोड्यूस करेगा शॉर्टेज हो जाएगी, प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वीट का प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, फार्मर को फिर प्रॉफिट नजर आएगा, नेक्स्ट ईयर वो फिर प्रोड्यूस करेगा और फिर ओवर प्रोडक्शन होगी, प्राइसेस जो है वो फिर गिर जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बन गई, किस तरीके से प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन बन गई। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये साइकिल बन गया, तो ऑब्वियसली इसे बचा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए क्या करती है, वो सारी की सारी वीट जो है वो खुद परचेज कर लेती है एट रीजनेबल प्राइस, एट स्पोर्ट प्राइस, जिसपे फार्मर को लॉस ना हो। और फिर जितनी आगे उसने इंडस्ट्री को सेल करनी होती है सेल कर देती है, बाकी डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि फार्मर को लॉस ना हो, फार्मर नेक्स्ट ईयर फिर प्रोड्यूस करे, फार्मर नेक्स्ट ईयर फिर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर सके, ताकि इन फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। तो ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की जाती तो हमें जो है वो हम इन फ्लक्चुएशन में फंस जाते हैं, इकोनॉमी जो है वो इन फ्लक्चुएशन में जो है वो फंस जाती है। सो ओवर प्रोडक्शन जो है वो पीक और बूम पीरियड से रिसेशन की तरफ ले जाती है इकोनॉमीज को। द थर्ड फेज इज डिप्रेशन। Depression is the extreme condition of recession. Depression is the extreme condition of recession. Price level is at the lowest level, means deflation. Unemployment is maximum. GDP at their lowest level. Obviously ये पूरा कंडीशन है जिसमें प्राइस लेवल भी कम हो चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप ये कह लें कि कोई परचेज करने वाला नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज, नो एग्रीगेट डिमांड। जीडीपी जो है वो लोएस्ट लेवल पे होती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोएस्ट लेवल पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली अगर रिसेशन को आप कंट्रोल नहीं करते तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। जैसे 1929 से 1933 तक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिप्रेशन आया था, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, 1929 से लेकर 1933 तक। When people are wandering in the street of New York, London and so on in search of job but fail to get job, prices are at their lowest point. शॉप्स पे जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल थी, कीमत भी कम थी, परचेज करने वाला नहीं था, लोगों के पास इनकम नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम थी। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। तो ऑब्वियसली अब जरूरी नहीं है रिसेशन के बाद डिप्रेशन आए, अगर कोई कंट्री अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो रिसेशन से दोबारा बूम में जा सकता है। जैसे 2008 में 9 में जो है वो यूके में जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो रिसेशन रहा है, तो उन्होंने अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की, दोबारा बूम की तरफ जाने की कोशिश की, चले गए हैं, डिप्रेशन में जाने नहीं दिया। तो अगर पॉलिसीज ऑब्वियसली अडॉप्ट ना की जाएं या सूटेबल पॉलिसीज अडॉप्ट ना की जाएं तो फिर आप रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। So these are the characteristics of depression. And then fourth phase is recovery. Fourth phase is recovery. When price level is likely to rise again, unemployment starts to decline or employment increase, GDP starts to rise again. और ये रिकवरी की तरफ है पॉइंट। और कैसे जाएंगे हम रिकवरी की तरफ? ऑब्वियसली जैसे अगर आप देखें तो जो ग्रेट डिप्रेशन से जैसे हम निकले थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि डिप्रेशन से दोबारा रिकवरी की तरफ आना। ऑब्वियसली उसके लिए एग्रीगेट डिमांड जनरेट करनी पड़ती है, और एग्रीगेट डिमांड जनरेट करने के लिए मतलब गवर्नमेंट भी अपने टूल को यूज़ करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा करती है,
ताकि लोगों को इनकम मिले, पैसा आए लोगों के पास। जब लोगों के पास पैसा आएगा वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे एग्रीगेट डिमांड जनरेट होगी, एक्सपेंडिचर करेंगे ना, एग्रीगेट डिमांड जनरेट होगी। फिर फर्म्स नीड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर फर्म्स को जरूरत होगी नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, और फिर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज करेगी। तो बाय दिस वे जो है वो आप डिप्रेशन से दोबारा रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकवरी। सो अगर कोई पॉलिसी ड्रॉप ना की जाए तो ये बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, 18th edition, chapter 26, business cycle, unemployment and inflation. We have studied three types of three major economic problems: inflation, unemployment and business cycle. Now we are moving towards the stabilization policies, means policies to overcome these problems or to control these problems. स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज का मतलब है कि अगर हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो पॉलिसीज यूज होती हैं उनको हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट while monetary policy is implemented by the central bank. सेंट्रल बैंक मीन्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मरकजी बैंक पाकिस्तान में उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सो लेट्स सी, आज हम फिस्कल पॉलिसी स्टडी करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हुए किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। सो हियर इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी: to control inflation or deflation, to control unemployment or to generate employment opportunities, to reduce income inequality. income inequality you may know about it, जैसे रिच जो है वो ज्यादा रिच है, पुअर जो है वो ज्यादा पुअर है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसको हम इनकम इनइक्वालिटी बोलते हैं, उसको रिड्यूस करना ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू इंक्रीज जीडीपी, जीडीपी का कोई टारगेट लेवल अचीव करना कि हमने जीडीपी का इतना लेवल अचीव करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्वियसली जब फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, एक ही वक्त में सारे ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो सकते। इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक ही वक्त में सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो। ऑब्वियसली आप एक साल के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने इस साल ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, एक या दो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि कोई सा भी ऑब्जेक्टिव, इस तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना या इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना या जीडीपी को इंक्रीज करना, ये पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देयर आर टू टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स हैं जिनकी मदद से अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करती है वो। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेकंड वन इज टैक्सेस। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग वही है जिसका जीडीपी में अगर आप देखें जीडीपी का डिटर्मिनेंट है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये जी वही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस टैक्सेस। बेसिकली गवर्नमेंट का यही काम है कि वो लोगों से जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करती है जो उनकी इनकम बन जाते हैं, और फिर वो लोगों पे इस पर स्पेंडिंग कर देते हैं जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाते हैं। जैसे बजट बनता है तो बजट में भी यही चीजें होती है ना कि यहाँ से ये सोर्सेज हैं, यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट होंगे, यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, यहाँ से डायरेक्ट टैक्स होंगे, ये टोटल टैक्सेस बन जाएंगे हमारे, और यहाँ पे स्पेंडिंग करनी है, इतने परसेंट जो हमने इतने परसेंट जो है वो डिफेंस पे स्पेंड करना है, इतने परसेंट जो है वो डेट सर्विसिंग की मद में जाएगा, इतने परसेंट जो है वो हेल्थ पे जाएगा, इतने परसेंट जो है वो एजुकेशन पे जाएगा। तो यही चीज होती है जिसमें टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही डिस्कस की होती है बजट में। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं हम, और इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं, और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं. और क्यों? देखें, अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन में जो है वो लोगों में पैसा ज्यादा होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी में इजाफा हुआ होता है.